सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ना तो आपको कोई बुक या क्वेश्चन बैंक ये सब देखना पड़ेगा। रीज़न ये है कि जितने सारे सोर्सेज से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे सोर्सेज को मैंने ले लिया है। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन बुक्स आएंगे इसके बाद आपके बोर्ड के लिए, इसी में से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट रह गया मन में कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो आप पिछले साल का कोई वीडियो ओपन कर लीजिए इस चैनल का, वहाँ पे आपके सीनियर्स ने वहाँ पे कमेंट करा हुआ है, देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। साथ ही साथ सेम प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए उसको भी। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कवर कर देंगे, पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कवर कर रहे हैं, पूरा कवर कर देंगे, एग्जाम से पहले कवर कर देंगे। तो आराम से इन सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए, देखिए, और उसके बाद आराम से आप फिर बाकी चीज़ों का तैयारी शुरू करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको और कुछ सोचना नहीं है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वोल्ट इज द यूनिट फॉर। तो वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? तो वोल्ट जो यूनिट होता है वो किसका है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है ईएमएफ, बिल्कुल सही बात है। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ही ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ऑप्शन सी में है बोथ, तो ऑप्शन वाइज अगर हम लोग बात करें तो दोनों हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो रहा होगा। अब बात वोल्ट का चला है, वोल्टेज का चला है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। कोई अगर इसका यूनिट पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे वोल्ट को, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम। वोल्ट को और क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। अच्छा, वोल्ट पर बेस्ड एक लॉ है, कौन सा लॉ है? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये लॉ क्या कहता है? सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड EMF इन अ क्लोज लूप इक्वल टू क्या होता है? 0। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड EMF इन अ क्लोज लूप क्या होता है? 0। तो ये कौन सा लॉ है? इसको बोलते हैं हम लोग KVL। ये जो लॉ है ये किस पर बेस्ड है? वोल्टेज पर ही बेस्ड है। अच्छा, KVL जो होता है यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप लॉ। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, KVL जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये सारा क्वेश्चन जितना भी बात बोलते जा रहा हूँ सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो KVL जो है इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, और ये किस पर बेस्ड होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, वोल्टेज जो होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो उसको मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। अच्छा, एक बात बताइए, ये वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है कि पैरेलल में? तो ये कनेक्ट होगा किसमें? पैरेलल में। अच्छा, जो वोल्ट मीटर, अगर आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस कितना होता है इसका? तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, आइडियल। और अगर प्रैक्टिकल बात करते हैं हम लोग तो प्रैक्टिकल के लिए क्या हो रहा होगा? वेरी हाई। जितना ज़्यादा हाई हो सके उतना ज़्यादा अच्छा। तो वोल्ट मीटर में अगर कोई आइडियल बोलेगा कि आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। प्रैक्टिकल है तो क्या होना चाहिए? वेरी हाई होना चाहिए। अच्छा, एक बात और क्या कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हम लोग आगे पढ़े हैं, है ना? पढ़े हो गया आप? अच्छा, तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस जोड़ के। अरे वेरी गुड, सब कुछ तो याद है आपको। रेजिस्टेंस को अच्छा कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में जोड़ते हैं? बताना। तो किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू कैसा होता है? कम होता है कि ज़्यादा? अरे सर बहुत ज़्यादा होता है सर, वेरी हाई। वेरी गुड। तो गैल्वेनोमीटर को जब मुझे वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना होता है तो हम लोग रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा। सर आप इतना बताए तो ये भी बता ही दीजिए ना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मेरे भाई, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं किस में? पैरेलल में। और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा होगा? रेजिस्टेंस जो होता होगा वो कैसा होता होगा? लो होता होगा। लो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे,
पहले का भी वीडियो देखिएगा दूसरे चैप्टर का, तो ऐसा ही करा है हमने। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ को पढ़ लिए देख लिए तो। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि सेकेंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट इज कैसा क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? I इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा सर, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। सर एम्पियर को कुछ और लिखा जा सकता है क्या? अरे यहाँ पे आप देखिए तो क्यू बाई टी है ना, तो क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कूलम, और टाइम के जगह पे सेकेंड। तो एम्पियर को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? कूलम पर सेकेंड। बहुत बड़ा बात थोड़ी है। हाँ ठीक बात है, तो कूलम पर सेकेंड। अच्छा सर, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर। सर एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, सीरीज में कि पैरेलल में? तो एमीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में। अच्छा सर, हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल का बात करिएगा तो क्या होना चाहिए? लो, प्रैक्टिकल में। लेकिन अगर हम आइडियल के बारे में बात करें तो आइडियल कितना होना चाहिए? जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जीरो। अच्छा, रेजिस्टेंस जीरो से याद आया, क्या याद आया? रेजिस्टेंस जीरो से याद आया कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी, तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? तो शॉर्ट सर्किट जब भी होगा रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो। अच्छा सर, अब ये भी बता ही दीजिए कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? तो ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? कि ये कनेक्ट हो जाए। ओपन सर्किट मतलब ये सर्किट ब्रेक हो जाए। तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है? जीरो। और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। अच्छा, करंट का बात आया है सर, तो एक लॉ होता है ना करंट पर? बोले हाँ होता है ना। कौन सा सर? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। सर इसका और कुछ नाम है क्या? बोले बहुत सारा नाम है दोस्त। क्या क्या नाम है? जंक्शन लॉ भी नाम है। कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। सर और भी कोई है क्या नाम इसका? इसको हम लोग पॉइंट रूल भी बोलते हैं या फिर पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। अच्छा सर, ये कंजर्वेशन किस पे बेस्ड होता है? बोले KVL तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। KCL जो है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है KCL। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड जितनी भी सारी बातें मैंने बताई हैं आपको वो सब भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो ये क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। मैं बता रहा हूँ जितना डिस्कशन करेंगे आप क्वेश्चन कुछ गलत कर ही दोगे। एक अगर नहीं भी कर रहे हैं बहुत बेहतरीन बात है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। और देखिए इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जैक में पूछे हुए हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें बतानी है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं पे भी पूछे गए, चाहे आपके मॉडल पेपर में दे दिया गया कभी भी, चाहे आपको क्वेश्चन बैंक में दे दिया, चाहे आपको वीकली टेस्ट में दे दिया, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। इसीलिए मैंने बोला कि बस ये वीडियो आराम से इस वीडियो को देख लीजिए। फिलहाल हम लोग आते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस। तो सर इसको समझने के लिए मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो पे, एल पे और ए पे। सर लेंथ एल क्या है? बोले लेंथ है। ए क्या है? एरिया है। रो क्या है सर? रेजिस्टिविटी है। तो सर यहाँ पे तो दिख रहा है कि लेंथ जो है रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोले हाँ इतना बात समझ में आता है। सर इतना नहीं समझ में आएगा, चलो बहुत बढ़िया यार आपको आता है। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। लेकिन और भी फैक्टर पे तो डिपेंड करता है ना रेजिस्टेंस, उसका क्या हो रहा होगा? तो सुनो देखो, रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया को इंक्रीज करा दोगे ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एरिया को इंक्रीज करा दोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सर रेजिस्टेंस जो है रो पे भी डिपेंड करता है क्या? बोले करता है ना। रो क्या होता है सर? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है सर?
ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, जिस मटेरियल का है। तो जिस मटेरियल का है उसका नेचर पे डिपेंड करेगा। और रेजिस्टिविटी तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप मटेरियल को मत चेंज कर दीजिए। तो ये क्या रहेगा, ये रहता है कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है ना तो उसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मटेरियल अगर सेम है तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कब? जब मटेरियल सेम है तब। क्लियर हुआ कि नहीं? लेंथ बढ़ा दीजिए, एरिया घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बात बोल दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये बोलता कि लेंथ को कर दिए हम लोग डबल। लेंथ को क्या कर दिए? लेंथ को हम लोग कर दिए डबल। अगर हम लोग लेंथ को डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर हम लोग लेंथ को डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो उसको समझने के लिए देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। लेंथ को अगर डबल करोगे, 2 टाइम्स कर दीजिएगा, तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा सर एक बात बताइए, एरिया कोई डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बोले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा सर हम एक ना क्वेश्चन देखे थे, कहाँ? तो बोले ठीक है क्वेश्चन बोलिए ना। क्वेश्चन तो सर हम ये देखे थे कि रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? रेडियस में तो कुछ है ही नहीं इधर। बोले मेरे भाई रुको, सही जगह पे आए हो, सुनते रहो। R इक्वल टू हो गया रो एल, एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही रेडियस है। अब सुनो, तो रेडियस को कर दिया डबल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वो भी किधर, नीचे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। अच्छा सर रेडियस को अगर मान लीजिए हम 1/3 टाइम्स कर देते तो क्या हो जाता? तो सुनो, ये 1/9 होता, 9 ऊपर चला जाता, तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाता, 9 टाइम्स हो जाता। सर कभी कभी डायमीटर दे दिया जाता है सर, तो सुनो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, रो एल इक्वल टू पाई और R इक्वल टू D/2, तो D/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व करें कि जो रेजिस्टेंस हो रहा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता होगा D स्क्वायर का। डायमीटर को अगर 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन नीचे है ना तो 1/16 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गया? बोले सर एक जगह पे ना ऐसा भी पूछा था सर। बोले कैसा? रेजिस्टिविटी में ना, रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा था कि लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा। बोले रुको, ठहरो जरा, सब्र करो, आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। अभी ये वाला चीज़ क्लियर है क्या? यस, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितना बात बताते जा रहे हैं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आराम से पैसेंस के साथ समझते जाइए। चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखिए कि रेजिस्टेंस जो होता है R इक्वल टू रो ए बाई एल होता है। इसमें जो रो है यही है आपका रेजिस्टिविटी, तो RA/L हो गया। अब इसका यूनिट पूछा गया है, तो देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है, मीटर। ये सॉरी मीटर और ये मीटर कट जाएगा तो क्या बनेगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अच्छा अगर आपसे कोई कंडक्टेंस पूछ लेता तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 1/ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक बात है। सॉरी रेजिस्टिविटी था, ये कंडक्टिविटी का हुआ। ये किसका हुआ, कंडक्टिविटी का हुआ, ठीक है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, तो ये किसका हुआ, कंडक्टिविटी का यूनिट हुआ, कंडक्टिविटी का। अच्छा रेजिस्टेंस का क्या होता है सर, रेजिस्टेंस का भाई आपको भी पता है ओम होता है। तो सर कंडक्टेंस का क्या होगा, कंडक्टेंस मेरे भाई रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा 1/ओम। बोले तो ओम इनवर्स, बात समझ गए। ओम इनवर्स को कुछ और बोलते हैं क्या सर, बहुत सारा बोलते हैं दोस्त, क्या महो MHO, या फिर और क्या बोल देते हैं इसको, साइमन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारा का सारा यूनिट जो है वो याद है, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, एक यूनिट आए पूरा बात पढ़ देना है। आई होप कि ये वाला बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 5 says with rise in temperature resistance means we have to observe, we have to tell the dependency of resistance on the temperature वाला पार्ट, राइट। तो चलो आ जाओ। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए ना टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी का एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक बात है, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, इसका मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कि दिस इज द केस फॉर कंडक्टर। किसके लिए केस है ये? कंडक्टर। तो अगर कंडक्टर में पूछेगा, सुनना ध्यान से, अगर कंडक्टर में पूछेगा तो टेम्परेचर के राइज के साथ साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई सेमी कंडक्टर में पूछेगा तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? फॉल करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक बात है। उसका रीज़न ये है कि अल्फ़ा जो होता है वो होता है पॉजिटिव, किसके लिए? तो ये होता है कंडक्टर के लिए, और ये होता है निगेटिव, किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो कंडक्टर रहेगा तो पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस भी। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? अल्फ़ा का वैल्यू घट रहा होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू घट रहा होगा। तो टेम्परेचर के राइज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, बट with rise in temperature in case of semiconductor resistance of semiconductor decreases। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोले, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट बोले हैं, तो ध्यान रखना है। ये बार बार पूछा हुआ है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग सेमी कंडक्टर में बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, याद रखना है ये बात। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस। अब सुनो, ऑप्शन में अगर लिखा रहता ना मे इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम बोलते मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टर है तो इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर सेमी कंडक्टर है तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का हम कोई टिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको यकीन है कि आपके दिमाग में ये बात बढ़िया प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वीडियो देख लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी। बोले सर रेजिस्टिविटी का क्या होता है सर? बोले रेजिस्टिविटी याद है सर, अभी तो बताए थे। वेरी गुड भाई, याद रखे हो। रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोले सर हमको ऐसा काहे फीलिंग आ रहा है कि रेजिस्टेंस वाला बात बता रहे हैं? बोले सिमिलर है इसीलिए तो आ रहा है। तो बोले वही वाला हो जाएगा क्या इसमें भी? बोले एकदम। तो अगर कोई कंडक्टर के लिए बोलेगा तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। कोई सेमी कंडक्टर के लिए बोलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज होता होगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो कंडक्टर के लिए इंक्रीज हो रहा होगा, सेमी कंडक्टर के लिए डिक्रीज होता होगा। रिलेशन आपको पता है, रिलेशन ये वाला चीज। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। तो बोले सुनो, देखो अभी बात हुआ था R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, और ये जो रो होता है ना इसी को अपन बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। ये जो रो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। यूनिट याद है क्या? बोले यस सर। बोले क्या चीज? बोले ओम मीटर। बहुत बढ़िया, गजब। तो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी पूछा गया कि अगर लेंथ को कर दिया जाएगा डबल, इफ लेंथवा विल बी डबल्ड व्हाट विल बी रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टिविटी। बोले सर देखिए हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब बात नहीं बता पाएंगे। बोले मतलब? बोले सर ये सब नॉर्मल चीज़ है। देखिए रेजिस्टिविटी जो है ना ये मटेरियल पे डिपेंड करता है सर, मटेरियल पर। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसका लेंथ पे डिपेंड करता है और न तो एरिया पे डिपेंड करेगा, जिससे बना है उस पे डिपेंड करेगा। बोले मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? सर हम कहना ही चाहते हैं कि लेंथ बढ़ा लीजिए, एरिया घटा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डबल कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, इनसे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। जब तक आप मटेरियल सेम रखिएगा तब तक जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगा। मोटा से पतला से छोटा से बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ? बोलता है टेम्परेचर शुड बी लो, ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े कभी। टेम्परेचर शुड बी हाई, नहीं पढ़े। टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, बहुत बढ़िया, सही बात है, और नन ऑफ दी तो होगा नहीं। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और प्रेशर कॉन्स्टेंट, माने एक्सटर्नल कंडीशन जो होना चाहिए वो सब क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन जो होना चाहिए वो सब क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्स्टेंट। एक्सटर्नल कंडीशन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एक बार पूछा हुआ था कि ओम्स लॉ जो है वो कब वैलिड है, तो बोले कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। कब वैलिड है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो है ओम्स लॉ वैलिड है। क्या इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। सर ओम्स लॉ को फॉलो कौन करता है सर, मतलब कौन करता है, कहने का मतलब कोई ऐसा भी बोल रहे हो क्या कि नहीं करता है? हाँ सर हम सुने हैं ऐसा कि कुछ नहीं करता है। बोले ठीक सुने हो यार। देखो जो भी कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर्स वो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, फॉलो करते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर जो है ना, सेमी कंडक्टर वो फॉलो नहीं करता है ओम्स लॉ को। सेमी कंडक्टर में अगर आप देखोगे ग्राफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लोगे तब तो कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तब तक करंट एकदम जीरो रहेगा, फिर धीरे से बढ़ जाएगा करंट, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ ना। तो सेमी कंडक्टर नहीं फॉलो करता है, डजंट फॉलो। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रांजिस्टर इसी से बनता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर याद रखना, ट्रांसफॉर्मर नहीं बोला, ट्रांजिस्टर बोला। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, एग्जाम्पल ही दिया हुआ था उसमें। तो सेमी कंडक्टर नहीं फॉलो करेगा, ठीक है, और ट्रांजिस्टर भी नहीं फॉलो करेगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायोड ये सब अगर स्पेसिफिकली लिखा रहे तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब नहीं करते, और कंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो बोल रहे हैं हम, जो हम साइड में लिख रहे हैं, सब पूछा हुआ है भाई, सब इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ओम्स लॉ कहता क्या है सर? बोले ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोले सर ऐसा है अगर, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्या? बोले तुमको कैसे पता? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला का स्ट्रेट बनता है सर। बोले वेरी गुड भाई, स्ट्रेट ही बनेगा, तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक बात है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू क्या हो गया, IR। अच्छा सर हम एक क्वेश्चन देखे थे, बोले क्या देख लिए? बोले सर हम देखे थे कि यहाँ पे ना इधर में क्या लिखा है, V लिखा है और इधर में लिखा है I, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। तो हमसे ना पूछा गया था कि इसमें ना कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस। हम बोले कि रेजिस्टेंस जो होता है ना सर, क्या होता है, V/I, और V क्या है, Y, और I क्या है, X, माने परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका मतलब tan थीटा। तो अच्छा, तो VI कर्व अगर दिया रहेगा ना और आपसे कोई पूछेगा ना कि रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो बस आपको एंगल पता होना चाहिए, और क्या लिख दोगे, tan थीटा। लेकिन पता है, बोले क्या, कभी कभी ना आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। बोले कैसे सर? ऐसे देखो, क्या करते हैं ना लोग, आप हड़बड़ में होते हैं, आपको पता ही है कि tan थीटा रेजिस्टेंस दे देता है। तो आप जैसे थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे I है और यहाँ पे V कर दिया। अब आपसे पूछेगा रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, आप बोलिएगा सर इधर I कर दिया, इधर V कर दिया, तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। बोले फिर से यहाँ पे tan थीटा ही होगा। बोले आए ऐसे कैसे सर, R इक्वल टू tan थीटा कैसे हो जाएगा? मेरे भाई बात सुनो, देखो यहाँ पे ये वाला V है और ये वाला I है, तो अभी भी अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो tan थीटा ही आएगा। बोले सर ऐसा ही क्वेश्चन देखे तो सर आंसर उल्टा आया था। सुनो बात, हड़बड़ा जाते वही दिक्कत है। देखो यहाँ पे ना एंगल किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, एंगल आपको इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ था। यहाँ पर I लिखा था, यहाँ पे V लिखा था, तब जाके आप रेजिस्टेंस इक्वल टू कॉट थीटा लिखे थे। रेजिस्टेंस क्या लिखे थे, कॉट थीटा। एक क्वेश्चन का टाइप ये भी हो सकता है क्या, एक बार पिछले ही साल का मॉडल पेपर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ था। देखिए ये VI कैरेक्टरिस्टिक ही था, इधर में वोल्टेज था, इधर में I था, और थीटा यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख लेंगे। सर आप बहुत कन्फ्यूजन में ला दिए सर, पहले हमको क्लियर था tan थीटा होता है। बोले उसको क्लियर नहीं बोलते हैं मेरे दोस्त,
वो कम पार्शियली क्लियर था, वही क्वेश्चन आता तो बन जाता, अदरवाइज दिक्कत हो जाता। बोले तो आप तो क्लियर कीजिए, आराम से सुनो। देखो v इक्वल टू आई आर है, ठीक, r निकालना है आपको, v बाई आई हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे v हो गया ये वाला और i हो गया ये वाला, है ना। तो इसका मतलब कि tan थीटा क्या दे देगा आपको, tan थीटा क्या दे देगा आपको, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो ये परपेंडिकुलर हुआ ना v, और बेस क्या हो गया i, तो tan थीटा हो गया, इसीलिए इसमें ठीक बात है। बोले यहाँ के बारे में बताइए, तो देखिए आपको जो है आपको v बाई आई चाहिए ना, आपको v बाई आई चाहिए। तो देखिए v क्या है, ये वाला अगर v है तो ये वाला भी v ही है। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो फिर से tan ही थीटा। बोले यहाँ पे बताइए सर, बोले सुनो यहाँ पे ये वाला i है ना, ये i है, और ये जो है ये v है। तो आपको v बाई आई चाहिए, तो मैंने बेस बाई परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या देता है, कॉट थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसीलिए कॉट थीटा हो गया। यहाँ पे बता दीजिए सर, ये लास्ट वाले में अभी जो किए थे। बोले सुनो अभी भी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला i दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो i नहीं ना चाहिए, i बाई v नहीं ना चाहिए, v बाई आई चाहिए। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू कॉट थीटा। अब ना आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता है, आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। उसका रीज़न है हर टाइप का क्वेश्चन बोल दिए, हर टाइप का। सर एक दो कोई एग्जाम्पल दे देते ना सर तो मज़ा आ जाता। बोले सुनो चलो आप बोल रहे तो एग्जाम्पल भी दे ही देते हैं, सुनना ध्यान से। देखो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आराम से देखो। देखो एग्जाम्पल देख लो। अगर हमारे को कोई ऐसा कुछ बोल दे, ठीक है, अगर हमारे को कोई ऐसा कुछ बोल दे, एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, और ये ना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बताइए, हम लोग क्या बोलते हैं, r इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा। tan थीटा की जगह पे कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। ऐसे निकाल सकते हैं। कोई आपको एंगल दे करके रेजिस्टेंस पूछ सकता है, रेजिस्टेंस दे करके एंगल पूछ सकता है। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किसके। तो देखो सबसे पहला बात है ये नहीं होगा, लेकिन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, याद रखना है। 4.186 नहीं होगा, लेकिन ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 1 कैलोरी के इक्वल होता है, इसको भी याद रखना है। 10 टू द पावर माइनस 7 अर्ग भी नहीं होगा, लेकिन ये किसके इक्वल होता है, ये 1 जूल के इक्वल होता है। और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जो होता है, यही होता है करेक्ट आंसर, यही हो रहा होगा 1 किलो वाट आवर के बराबर। और किलो वाट आवर जो है ना, वो क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर क्या है, तो ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। करेक्ट कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आई होप कि ये बात जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, J इक्वल टू सिग्मा E से। अच्छा करंट डेंसिटी J क्या होता है, तो J होता है करंट बाय एरिया। तो सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया पर मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो J का डायमेंशनल फार्मूला करंट का तो हो गया A और इसका हो जाएगा L स्क्वायर। तो A L का पावर -2, और कोई बढ़िया से लिखना चाहता है तो m0 और यहाँ पे A और L -2 और T0 लिख सकता है। तो ये हो जाता है इसका डायमेंशन। करंट डेंसिटी का यूनिट डायमेंशन इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम, तो देखो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, वो किधर जाएगा,
पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव जो हो रहा होगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट लिया जाएगा। और जो करंट का डायरेक्शन होगा ओरिजिनल वाला करंट, वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ओपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कोई करंट पूछेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, इसीलिए नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई बोले कि करंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बात आपको पता भी होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का डायरेक्शन लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट ओपोजिट हम लोग उसके डायरेक्शन को लेते हैं। कोई टेंशन इतने में नहीं ना? चलो, कैसे टेंशन कैसे हो जाएगा भाई, होना ही नहीं है, आराम से बस एंजॉय करो एकदम बढ़िया से। कंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, चलो सुनो बात, देखो सबसे पहला बात तो ये कि ये बात ना आप में मेरे में डील रहा कि रेजिस्टिविटी की जगह पे कंडक्टिविटी आएगा तो भी आप संभाल लोगे। बोले हाँ सर ये सब नॉर्मल बात है। कैसे? पावर चेंज कर देंगे सर। बोले कैसे चेंज कर दोगे यार? अरे कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है ना। बोले हाँ समझ रहे हो, बहुत बढ़िया से पकड़ रहे हो, ठीक है हाँ सर सही पकड़े हैं। चलिए तो देखिए, कंडक्टर्स हैव रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी पूछा गया, तो सुनो बात, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का रेंज यही होता है 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ये किसका हुआ? कंडक्टर का। क्या है ये? कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। कितने से कितना? 10 टू द पावर -8 ओम मीटर से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। सर दूसरे में मोर देन 10 टू द पावर 4 लिखा है, ठीक लिखा है। किसके लिए सर? इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए है ये। तो रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ये हो गया कंडक्टर के लिए। मोर देन 10 टू द पावर 4 मीटर किसके लिए हो गया? इंसुलेटर के लिए। और 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 ओम मीटर भी लिखा हुआ है सर, ये भी किसी के लिए है क्या? बोले हाँ भाई ये है सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे तो पूछा गया था कंडक्टर के लिए, तो 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर 6। अगर आपसे रेजिस्टिविटी पूछा जाता कंडक्टर का तो क्या बोलते थे आप? 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 6 तक, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। ठीक बात है, तो याद रखिएगा कंडक्टर का 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6, सेमी कंडक्टर का 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4, और इंसुलेटर का 10 टू द पावर 6 से ज़्यादा। आई होप ये बात भी आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द रेजिस्टेंस इफ द कलर ऑफ द रजिस्टर्स आर रेड 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 एंड सिल्वर। तो सुनो बात ऐसा कि कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन कोडिंग ऑफ कलर्स, सॉरी कार्बन कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम लोग को टेबल याद करना पड़ता है। बीबी रॉय से आप याद किए होंगे अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप मेरे से सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़े हैं तो आप इसको बीबी रॉय से याद किए होंगे। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो हम लोग जुगाड़ से याद कराए थे, आपको सेकेंड में याद हो गया होगा, फटाफट आंसर कर दोगे आप, है ना। आप ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, हम वीडियो बना देंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बीच में, लेकिन हम कलर कोडिंग भी याद करा देंगे आपको, बहुत बड़ा डील नहीं है। आप सेकेंड में आंसर देते हो, बीबी रॉय को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए तो बस वही सहारा है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या था? रेड था, फिर रेड था, फिर रेड था और सिल्वर था। तो कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे रेड के लिए कौन सा कोड है? 2 है, ठीक है ना। रेड के लिए क्या है? 2 है। तो सुनो ध्यान से, देखो रेड के लिए 2 है, तो पहला वाला कलर तो फर्स्ट कलर बताता है, मतलब फर्स्ट डिजिट। दूसरा वाला कलर भी जो बताएगा, दूसरा डिजिट बता रहा होगा। थर्ड वाला जो कलर होता है वो मल्टीप्लायर बताता है। मल्टीप्लायर मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है? तो देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस यहाँ पे लिखते हैं, इधर में टॉलरेंस लिखना रहता है। अब टॉलरेंस गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। तो यहाँ पे सिल्वर दिया है तो 10%, इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। पहला क्या बताता है? फर्स्ट डिजिट। दूसरा क्या बताता है? सेकेंड। पहला वाला फर्स्ट, दूसरा वाला बताता है सेकेंड डिजिट, तीसरा क्या बताता है हमको? मल्टीप्लायर, किससे हमको मल्टीप्लाई करना है ये बताता है। और चौथा वाला क्या बताता है? तो चौथा वाला हमको बताता है टॉलरेंस। क्या बताता है चौथा वाला? चौथा वाला हमको बताता है टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस। और गोल्ड के लिए कितना होता है? गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है 5%। सिल्वर के लिए कितना होता है? तो सिल्वर के लिए होता है 10%। और अगर कोई बोलेगा कि नो कलर, नो कलर, तो उसके लिए कितना होता है? 20%। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टर है येलो, वायोलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर। अच्छा, येलो के लिए देख लीजिए कौन सा कलर होता है 4, वायोलेट के लिए कौन सा है 7, तो येलो के लिए कौन है 4, ठीक है, तो लिख लीजिए येलो के लिए हो गया 4, ठीक, येलो के लिए हो गया 4, वायलेट के लिए हो गया 7। उसके बाद कौन सा कलर है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए देख लीजिए, ऑरेंज के लिए यहाँ पे 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 टू द पावर 3, और इधर में क्या है प्लस माइनस सिल्वर ही है तो 10%, इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कलर कोडिंग बहुत आसान चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा बीबी रॉय वाला याद रखिएगा। हालांकि बीबी रॉय को में कन्फ्यूजन होता है, एक वीडियो हम बनाएंगे, अगर आपको नीड है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कि सर आप बना दीजिए उसको, 5 मिनट लगेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलने का कोई चांस ही नहीं है फिर, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट हैं अगर आप तो आपको आइडिया हो गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 for sun 2 for सू बताया था आपको, उससे याद कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इन सॉलिड्स चार्ज कैरियर्स आर, तो सॉलिड्स में ना चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, इन सॉलिड्स चार्ज कैरियर्स आर, ठीक है, सॉलिड में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, कौन होते हैं, तो सॉलिड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कौन होते हैं, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। अच्छा, लिक्विड में कौन होते हैं, लिक्विड में कौन होते हैं, तो लिक्विड में होते हैं आयंस, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। गैस में क्या होते हैं, गैस में भी आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स में कौन चार्ज कैरी करता है, तो वैक्यूम ट्यूब्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो कैथोड से इमिट होते हैं वो। और सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं, तो यही बात मुझे बताना था मेनली, तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, होल्स का चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक बात है, तो याद रखना है इसको, आप इसको भूल नहीं सकते। क्या ये बात क्लियर है, तो हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है इस पर बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, तो म्यू जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोबिलिटी को म्यू से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी डी बाई ई, एक बात इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा बात ना कई बार पूछा हुआ है कि वी डी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि ई स्क्वायर के, तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एक ये बात भी पूछा हुआ है। दूसरा बात मोबिलिटी का यूनिट पूछा जाता है, तो बोले सर यूनिट में क्या है, इधर में क्या है वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही तो है मीटर पर सेकेंड, नीचे में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होता है वोल्ट पर मीटर, तो देखिए ये मीटर मीटर ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा हुआ है। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है ना इसका, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये है प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। अब कोई अगर मान लीजिए रिलेशन पूछ दे कि नहीं इन दोनों में बताइए, बोले इसमें क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इक्वल टू कितना, 1 मीटर में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट वाला आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक बात है, और ये भी सही है, मतलब डी सही है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन पूछा गया था, सीरीज पैरेलल में था, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, सीरीज में अगर हमारे से पूछता तो क्या बोलते, आर इक्विवेलेंट क्या हो रहा होगा R1 प्लस R2। यहाँ पे एक बात हम बोल सकते थे कि जो आर इक्विवेलेंट होता वो बड़ा होता कोई भी इंडिविजुअल आर से, कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एक हो लेते तो उससे क्या होता बड़ा होता। जब भी मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होगा हम किस में करेंगे, ज़्यादा मोर रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से ज़्यादा चाहिए होगा तो किस में कनेक्ट करेंगे,
तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर पैरेलल में हमको करना है तो सिर्फ तभी करना है जब हमको आर इक्विवेलेंट जो है वो कम चाहिए, किससे? इंडिविजुअल से। इनफैक्ट आप याद रखिए कि सबसे जो छोटा होगा ना उससे भी छोटा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, है ना? सबसे जो छोटा होगा उससे भी छोटा हो जाएगा। अब बात रेजिस्टेंस का आ गया है, छूट गया था एक बात डिस्कशन करना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? W बाई क्यू, V को, और इसको क्या लिख सकते हैं? I। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, W का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2 लिख लें। Q इक्वल टू क्या होता है? ये होता है AT, और ये क्या हो जाएगा? A। इसका मतलब ये हुआ कि ml² t-3 और A-2, ml² t-3 और A-2 रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। और इस बात को नोट कर लिया जाना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ml² t-3 A-2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे ये वाला पॉइंट है A, ये है पॉइंट B, इन्हीं दोनों के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसको बोल दिए C और इसको क्या बोल दिया हम? D। ठीक बात है। अब सुनो ध्यान से, देखो ऐसा है कि बना लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट A है और यहाँ पे कहीं पे ये वाला पॉइंट B है। तो देखो सबसे पहले बात समझिए कि A और ये जो D है, ठीक है ना, A और ये जो D है उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं ना। A और D के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? बोले नहीं है सर। अच्छा ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रह जाएगा। हाँ सर, रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम ही रहेगा। हाँ ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का पोटेंशियल बराबर है, सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है। बोले हाँ सर ठीक है। बोले अच्छा अब सुनो बात, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि A और D एक ही पॉइंट है। सर फिर से एक बार, चलो सुनो, देखो A और D के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर। तो अगर यहाँ पे कोई करंट आएगा तो कोई ड्रॉप होगा क्या यहाँ पे? बोले नहीं होगा सर, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। मतलब A पे जितना वोल्टेज होता होगा D पे भी उतना ही होता होगा क्या वोल्टेज? बोले हाँ सर। तो अगर वोल्टेज बराबर होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? उसके बीच में कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, सेम ही पॉइंट है। बोले हाँ सर। C और B में भी सेम दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर। तो मतलब A और D सेम पॉइंट और B और C सेम पॉइंट है क्या? बोले सर ऐसा ही तो लग रहा है। बोले एकदम ठीक लग रहा है तुमको। अब सुनो देखो, तो A और C जो है, A और D जो है वो सेम पॉइंट है और B और C जो है वो सेम पॉइंट है। तो इसको A बोलिए या D बोलिए फर्क नहीं पड़ेगा, इसको B बोलिए या फिर C बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो A और B के बीच में कोई है क्या डायरेक्ट? बोले नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कि C और B के बीच में भी कोई है क्या डायरेक्ट? बोले नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताओ A और C के बीच में है क्या कोई डायरेक्ट? बोले हाँ है ना सर 2R। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2R। A और C के बीच में हो गया 2R। अच्छा C और D के बीच में है क्या कोई? बोले हाँ है ना सर। C और D के बीच में कौन है? 2R है। तो C और DR के बीच में कौन हो गया? 2R हो गया। अच्छा D और B के बीच में कोई है क्या? बोले हाँ है ना सर। बोले कौन है? R है। बोले अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सब पैरेलल में हो गया है? बोले लग तो रहा है सर। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल पा रहे कि ये 2R है और ये 2R दोनों मिलकर के R हो जाएगा? पैरेलल में बराबर रेजिस्टेंस रहता है तो आधा हो जाता है, तो ये R हो गया। बोले हाँ सर। क्या ये भी R है? बोले हाँ सर। दो तो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो हाफ हो जाएगा क्या? बोले हाँ सर। तो आंसर कितना होना चाहिए? R/2। सब कुछ तो खुद ही बता रहे हो यार। ठीक बोले, सही बोले। तो आंसर कितना होना चाहिए? R/2। कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। अच्छा सुनो, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता, मान लो ऐसा, ठीक है, कि ऊपर में भी रेजिस्टेंस R है और नीचे में भी रेजिस्टेंस R है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? बोले R/2, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट रिलेशन बिटवीन V, E एंड R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? EMF। और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो EMF में से ड्रॉप घटाओगे, इंटरनल ड्रॉप, तो वोल्टेज मिलता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो आपका करेक्ट आंसर ए जो है वही हो जाएगा। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज आर। द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखना चाहिए ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो देखो जब सीरीज में अपन कनेक्ट करते हैं सेल्स को, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में, सीरीज ही में है ऑप्शन क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये वाला हो जाता है, ठीक है। पैरेलल में अगर आप कनेक्ट कीजिएगा तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई E1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी EMF, और R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अच्छा देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग कभी कभी होता है ना। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब क्या, ऐसे यहाँ पे कुछ सीरीज में भी रहेगा और ये सब जो रहेंगे वो पैरेलल में भी रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब ये जो है ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो सुनो, अगर यहाँ पे इधर में n ठो है, इधर में रो n ठो है, ठीक है ना, और इधर में जो है वो m ठो है, तो इसका मतलब है कि देखो वोल्टेज तो जुड़ जाएगा, n ही हो जाएगा, पैरेलल में से तो डिवाइड होगा नहीं, तो R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू ई। लेकिन रेजिस्टेंस इधर में देखोगे तो NR हो जाएगा और पैरेलल में m ठो है तो बाई m भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक बात है, सीरीज क्लियर है, पैरेलल क्लियर है, और मिक्स्ड वाला जो भी है वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A Wheatstone bridge is said to be balanced if P by Q equal to R by S। ठीक बात है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक Wheatstone ब्रिज है और इसमें ऐसे कुछ रेजिस्टेंसेस रखे हुए हैं, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ रहे कि P by Q इक्वल टू R by S हो जाएगा तो ये बैलेंस कहलाएगा। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में भी लिखा है नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सेम ही बात है। अगर P by Q इक्वल टू R by S हो गया ना तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर से। अगर P by Q इक्वल टू R by S हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो P by Q इक्वल टू R by S है। मतलब समझे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो खिड़कियों के खड़कने से भी खड़केगा खड़क सिंह, बोलो कोई टेंशन नहीं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर -10 वोल्ट पर मीटर। मोबिलिटी पूछा है, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD बाई E। VD कितना, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक, तो ये देखो 2.5 और इधर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6, और यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो यही हो जाएगा, किधर गया 2.5, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये बात भी क्लियर हो गया होगा, नोट करके रखना, पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, डेटा सहित डाल दिए क्वेश्चन, पूछा और 2 बार पूछा ऐसा क्वेश्चन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। तो मटेरियल जो हो रहा होगा दैट विल बी करेक्ट चॉइस, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट into n equal part, these parts are connected in parallel। अच्छा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। सुनो बात, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस था R रेजिस्टेंस का, इसको क्या कर दिया गया, n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो क्या सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R बाई n, R बाई n, R बाई n एंड सो ऑन होता होगा, बोले यस सर। अब बोला गया सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो 1 बाई आर बाई एन प्लस 1 बाई आर बाई एन प्लस 1 बाई आर बाई एन प्लस डॉट 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 हो रहा है ऐसा। अच्छा सुनो, ये वाला एन ऊपर चला जाएगा क्या, एन बाई आर प्लस एन बाई आर प्लस एन बाई आर। बोला कितना बार, बोले एन टाइम सर, एन बार, हिंदी में लिख दिए। तो सुनो, आम प्लस आम होता तो कितना आम हो जाता, 2 आम।
आम प्लस आम प्लस आम कितना हो जाता? 3 आम। अगर n बार रहता तो n आंसर, तो 1/r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो n इंटू आम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाई r। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r बाई n स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? r बाई n स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा टफ लगने लग जाए तो बस ये समझना कि 10th क्लास का CBSE का क्वेश्चन है। ठीक, अब आसान लगने लगा होगा। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द करेंट फ्लोइंग इन द वायर इज 1 एम्पियर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड। 1 एम्पियर मैंने क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर 1 एम्पियर है मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने कूलम चार्ज जा रहे हैं? 1 कूलम। और एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हो? बोले सर मस्त बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। Potentiometer measures the potential difference more accurately than a voltmeter because it has a wire of high resistance, it has a wire of low resistance, it does not draw any current from the external circuit, it draws heavy current from the circuit. Answer would be it does not draw any current from the external circuit. That's why it measures potential difference more accurately. Now moving for the next question. Next question is, why Wheatstone bridge more accurate than other methods of measuring resistance? Just because of the fact that it is based on the null method. तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और अगर आप लास्ट तक इसको देखे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आ गए हैं। अब आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हो वो सुन लो। जैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं मिलेगा, सबको कवर किया गया है। जो जैक इस बार क्वेश्चन बैंक रिलीज किया वो भी देख डालो, वहां से भी देख चुके हैं हम लोग। जितना क्वेश्चन आया 20 के बाद ऑब्जेक्टिव, 20 के बाद देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और जितने मॉडल पेपर आए 20 के बाद वो सब देख लो। आपको इन्हीं सभी सोर्स से पढ़ना चाहिए, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम तो रहता नहीं है, तो फिर आपको BSL एकेडमी से पढ़ना चाहिए, हमारे से पढ़ना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। टाइम है तो पढ़ लीजिए, पूरा आपको बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतना कर लो, बेहतरीन है। क्लियर है इतना बात? तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और चैप्टर 3 का हो गया PYQ, सेम प्ले लिस्ट में है। आपको जाना है, पूरा प्रॉपर देख लेना, रात में सोते टाइम लगा करके सो जाना। रोज ऐसे आते रहेगा, भले कंसेप्ट नहीं है, आंसर याद हो जाएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है बात? तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का क्लास, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।